नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पॉलिटिकल साइंस बाय डॉक्टर संदीप सर के इस नए एपिसोड में, जहां हम राजनीति विज्ञान की जटिल अवधारणाओं को सरल और रोचक तरीके से समझते हैं। आज हम एक बेहद महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं, संघीय संरचना और भारतीय संघीय व्यवस्था। संघीय प्रणाली क्या होती है? भारत में संघीय व्यवस्था की विशेषताएं और चुनौतियां क्या हैं? क्या भारतीय संघीय व्यवस्था वास्तविक संघवाद को दर्शाती है या ये एक सहमति आधारित संघीयता, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म? अगर आप प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं या राजनीति विज्ञान में रुचि रखते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बेहद उपयोगी साबित होगा। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। संघीय संरचना, फेडरल स्ट्रक्चर का अर्थ है वह प्रणाली जिसमें दो या दो से अधिक स्तरों पर शासन किया जाता है और प्रत्येक स्तर के पास अपनी विशिष्ट शक्तियां और जिम्मेदारियां होती है। इस संरचना में केंद्र, सेंट्रल गवर्नमेंट, और राज्य, स्टेट गवर्नमेंट, दोनों के पास अपनी अपनी शक्तियां होती है, जिनका विवरण संविधान द्वारा निर्धारित किया जाता है। भारत में संघीय संरचना को भारतीय संविधान के माध्यम से स्थापित किया गया है, जिसमें केंद्र और राज्य सरकारों के अधिकारों, कर्तव्यों और शक्तियों का स्पष्ट रूप से बंटवारा किया गया है। संघीय संरचना का मुख्य उद्देश्य विभिन्न क्षेत्रों के बीच शक्ति का संतुलन बनाए रखना और प्रशासन को अधिक प्रभावी बनाना होता है। संघीय संरचना के प्रमुख पहलू: 1. संविधान द्वारा शक्ति का वितरण। संघीय संरचना में संविधान द्वारा स्पष्ट रूप से शक्तियों का वितरण किया जाता है, जिससे केंद्र और राज्य सरकारों के बीच शक्तियों का स्पष्ट बंटवारा होता है। भारतीय संविधान में केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच शक्तियों का वितरण किया गया है। भारत में शक्ति के बंटवारे का विवरण संविधान की 3 सूची 3 लिस्ट्स में किया गया है। संघ सूची, यूनियन लिस्ट, इसमें केंद्र सरकार की शक्तियां और जिम्मेदारियां निर्धारित की गई है। इस सूची में शामिल विषयों पर केवल केंद्र सरकार को कानून बनाने का अधिकार होता है। उदाहरण: रक्षा, विदेश नीति, परमाणु ऊर्जा आदि। राज्य सूची, स्टेट लिस्ट, इसमें राज्य सरकारों की शक्तियां और जिम्मेदारियां निर्धारित की गई है। इस सूची में शामिल विषयों पर केवल राज्य सरकार को कानून बनाने का अधिकार होता है। उदाहरण: पुलिस, शैक्षिक संस्थान, राज्य कर आदि। संयुक्त सूची, कॉन्करेंट लिस्ट, इसमें ऐसे विषय शामिल होते हैं जिन पर केंद्र और राज्य दोनों सरकारें कानून बना सकती हैं। उदाहरण: आपराधिक कानून, अनुशासन और शिक्षा आदि। यदि केंद्र और राज्य के बीच कोई मतभेद होता है तो केंद्र का कानून सर्वोपरि होता है। 2. संघीय प्रणाली के सिद्धांत। संघीय संरचना की कई विशेषताएं होती हैं, जिनमें से कुछ प्रमुख सिद्धांत निम्नलिखित है। शक्ति का बंटवारा। केंद्र और राज्य सरकारों के बीच संविधान के अनुसार शक्ति का वितरण होता है। प्रत्येक स्तर को विशिष्ट क्षेत्रों में कार्य करने का अधिकार मिलता है। संविधान की सर्वोच्चता। संघीय संरचना में संविधान सर्वोपरि होता है और यह सुनिश्चित करता है कि केंद्र और राज्य सरकारों के बीच किसी भी प्रकार का संघर्ष या विवाद संविधान के नियमों और प्रावधानों के अनुसार हल किया जाए। अदालतों का स्वतंत्र अस्तित्व। न्यायपालिका केंद्र और राज्य सरकारों के अधिकारों का पालन करने के लिए कार्य करती है और विवादों को सुलझाने के लिए अदालतों का स्वतंत्र अस्तित्व होता है। 3. भारत में संघीय संरचना। भारत में संघीय संरचना का प्रारूप थोड़ा विशिष्ट है, क्योंकि इसे केंद्र केंद्रित संघीय संरचना, सेंटर-सेंट्रिक फेडरलिज्म, कहा जाता है। इसका मतलब है कि केंद्र सरकार के पास अधिक शक्तियां होती हैं और राज्य सरकारों की शक्तियां केंद्र सरकार की तुलना में सीमित होती है। भारतीय संघीय संरचना की विशेषताएं। संविधान की सर्वोच्चता। भारतीय संविधान का सर्वोपरि स्थान है और केंद्र और राज्य सरकारों के अधिकारों का निर्धारण इसी के माध्यम से होता है। संविधान में केंद्र सरकार को विशेष शक्तियां दी गई है। केंद्र सरकार की प्रभुत्वता। भारत में केंद्र सरकार के पास संघीय संरचना में अधिक शक्तियां होती हैं, विशेष रूप से आपातकालीन स्थितियों में।
राज्य सरकारों का सीमित क्षेत्र। भारतीय संघीय व्यवस्था में राज्य सरकारों को सीमित शक्तियां और स्वायत्तता मिलती है। केंद्र सरकार कुछ मामलों में राज्यों के अधिकारों को समाप्त कर सकती है। सामान्य संविधान। भारत में संघीय संरचना एक समान संविधान के तहत काम करती है, जो केंद्र और राज्य दोनों के लिए समान होता है। 4. संघीय संरचना के फायदे। सामाजिक और सांस्कृतिक विविधता की स्वीकृति। संघीय संरचना में विभिन्न क्षेत्रों और समुदायों के स्थानीय मुद्दों को ध्यान में रखते हुए शासन किया जाता है। इससे समाज की विविधता को स्वीकार करने में मदद मिलती है। स्थानीय स्वायत्तता। राज्य सरकारों को अपने क्षेत्र में प्रशासनिक निर्णय लेने की स्वायत्तता मिलती है, जो उन्हें स्थानीय मुद्दों के समाधान में सक्षम बनाती है। केंद्र और राज्य के बीच शक्ति का संतुलन। संघीय संरचना में दोनों स्तरों पर शासन किया जाता है, जिससे शक्ति का संतुलन बना रहता है। 5. संघीय संरचना के नुकसान। केंद्र और राज्य के बीच मतभेद। कभी कभी केंद्र और राज्य सरकारों के बीच शक्तियों को लेकर मतभेद हो सकते हैं, विशेष रूप से जब दोनों के निर्णय एक दूसरे से विपरीत होते हैं। संघीय व्यवस्था की जटिलता। 3 सूचियों और विभिन्न अधिकारों के वितरण के कारण संघीय संरचना कभी कभी जटिल हो सकती है और निर्णय लेने की प्रक्रिया धीमी हो सकती है। केंद्र का अधिक प्रभुत्व। कुछ आलोचकों का मानना है कि भारतीय संघीय संरचना में केंद्र सरकार का प्रभुत्व बहुत अधिक है, जिससे राज्यों को अपनी स्वायत्तता में कठिनाई हो सकती है। 6. भारत में संघीय संरचना के विकास। भारत में संघीय संरचना का विकास समय समय पर हुआ है, जैसे भारतीय संविधान 1950 उदा स्माइली। ये संविधान भारत में संघीय संरचना को स्थापित करता है और केंद्र और राज्य सरकारों के बीच शक्तियों का वितरण करता है। 7वां संशोधन 1956 उदास स्माइली। राज्य पुनर्गठन के बाद राज्यों का पुनः गठन किया गया था और कुछ राज्यों की सीमा बदल दी गई थी। आपातकाल 1975 से 77 उदास स्माइली। आपातकाल के दौरान केंद्र सरकार ने राज्यों के अधिकारों को सीमित किया था और संघीय संरचना में केंद्र का प्रभुत्व और बढ़ा दिया था। निष्कर्ष। संघीय संरचना एक ऐसी शासन व्यवस्था है जो विभिन्न स्तरों पर प्रशासनिक शक्तियों और जिम्मेदारियों का वितरण करती है। भारत में ये संरचना संविधान के द्वारा स्थापित की गई है, जिसमें केंद्र और राज्य सरकारों के बीच अधिकारों का संतुलन बनाए रखने की कोशिश की जाती है। हालांकि भारतीय संघीय संरचना को केंद्र केंद्रित माना जाता है, लेकिन ये समय के साथ विकसित होती रही है और इसके माध्यम से देश की विविधता को प्रशासनिक रूप से प्रबंधित किया जाता है। संविधान द्वारा शक्ति का वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, वो प्रक्रिया है जिसके माध्यम से राज्य के विभिन्न अंगों, केंद्र और राज्य सरकार के बीच अधिकार और शक्तियों का वितरण किया जाता है। 2. जैसे रक्षा, डिफेंस, विदेश नीति, फॉरेन अफेयर्स, राष्ट्रीय सुरक्षा, नेशनल सिक्योरिटी, परमाणु ऊर्जा, एटॉमिक एनर्जी, मुद्रा, करेंसी, नागरिक उड्डयन, एविएशन, अंतर्राष्ट्रीय समझौते, इंटरनेशनल ट्रीटीज। संघ सूची के विषयों पर केंद्र सरकार कानून बनाएगी और लागू करेगी। इसमें उन मुद्दों को रखा जाता है जिनका राष्ट्रीय स्तर पर प्रभाव होता है और जिनके लिए केंद्रीय नियंत्रण की आवश्यकता होती है। 2. राज्य सूची, स्टेट लिस्ट। राज्य सूची में वे विषय शामिल होते हैं जिन पर राज्य सरकारों को कानून बनाने का अधिकार होता है। ये विषय आमतौर पर स्थानीय या राज्य विशेष मामलों से संबंधित होते हैं और राज्य सरकारों को इन्हें अपने क्षेत्र में लागू करने का अधिकार होता है। राज्य सूची के अंतर्गत विषयों में शामिल है पुलिस, शिक्षा, एजुकेशन, स्वास्थ्य और चिकित्सा, हेल्थ एंड मेडिकल, कृषि, एग्रीकल्चर, परिवहन, ट्रांसपोर्ट, भूमि सुधार, लैंड रिफॉर्म्स। राज्य सूची में रखे गए विषयों पर केवल राज्य सरकारें कानून बनाएंगी और इनका क्रियान्वयन भी राज्य सरकार के अधीन होगा। 3. संयुक्त सूची, कॉन्करेंट लिस्ट। संयुक्त सूची में वे विषय होते हैं
जिन पर केंद्र और राज्य दोनों सरकारें कानून बना सकती हैं। यदि केंद्र और राज्य सरकारों के बीच इनमें से किसी विषय पर मतभेद होते हैं, तो केंद्र का कानून सर्वोपरि होता है। इस सूची के अंतर्गत विषयों में शामिल है अपराध, क्रिमिनल लॉ, शिक्षा, एजुकेशन, श्रम कानून, लेबर लॉज, स्वास्थ्य, हेल्थ, विवाह और तलाक, मैरिज एंड डिवोर्स। संयुक्त सूची में रखे गए विषयों पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं, लेकिन जब केंद्र और राज्य सरकार के कानूनों के बीच विरोधाभास होता है, तो केंद्र सरकार का कानून प्रबल होता है। 4. संविधान में अन्य महत्वपूर्ण प्रावधान। आपातकाल की शक्ति, इमरजेंसी पावर्स। भारतीय संविधान में आपातकाल के प्रावधान भी हैं, जिनके तहत केंद्र सरकार को विशेष परिस्थितियों में राज्य सरकारों के अधिकारों को कम करने और केंद्र सरकार के अधिकारों को बढ़ाने की शक्ति प्राप्त होती है। और राष्ट्रीय आपातकाल, नेशनल इमरजेंसी, यदि केंद्र सरकार को लगता है कि भारत की सुरक्षा को खतरा है, तो वो पूरे देश में आपातकाल लागू कर सकती है, जिसके बाद केंद्र सरकार के पास राज्य सरकारों के अधिकारों को अस्थायी रूप से निलंबित करने की शक्ति होती है। ओ राज्य आपातकाल, स्टेट इमरजेंसी। अगर किसी राज्य में संवैधानिक व्यवस्था खतरे में है, तो केंद्र सरकार उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर सकती है और राज्य सरकार के अधिकारों को केंद्र सरकार के अधीन कर सकती है। संविधान की सर्वोच्चता। संविधान के अनुसार केंद्र और राज्य दोनों सरकारों के अधिकार संविधान द्वारा निर्धारित होते हैं, और यदि कोई विवाद होता है तो सर्वोच्च न्यायालय इसका निर्णय करता है। 5. संविधान द्वारा शक्तियों का वितरण का उद्देश्य। संविधान द्वारा शक्तियों का वितरण का उद्देश्य यह है कि केंद्र और राज्य दोनों सरकारों को अपने अपने क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से कार्य करने का अधिकार प्राप्त हो, ताकि देश की विविधता, सामाजिक, सांस्कृतिक और भौगोलिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए प्रशासनिक निर्णय लिया जा सके। ये वितरण शासन में स्वायत्तता और संतुलन बनाए रखने के लिए आवश्यक है। केंद्र सरकार का कार्य राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मामलों को संभालना होता है, जबकि राज्य सरकारों का कार्य राज्य स्तर पर विकास और प्रशासन के मुद्दों को देखना होता है। 6. संविधान द्वारा शक्तियों के वितरण में बदलाव। भारत के संविधान में समय समय पर संशोधन होते रहे हैं, जिससे राज्य और केंद्र के बीच शक्ति के वितरण में बदलाव हुआ है। उदाहरण के लिए, केंद्र का अधिक प्रभुत्व। भारतीय संविधान में केंद्र सरकार को ज्यादा शक्तियां दी गई हैं, ताकि वह राष्ट्रीय सुरक्षा, वित्तीय मामलों और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों को प्रभावी रूप से नियंत्रित कर सके। राज्य और केंद्र के बीच मतभेद। कभी कभी केंद्र और राज्य सरकारों के बीच अधिकारों को लेकर विवाद उत्पन्न होते हैं। इन विवादों को संविधान के अनुसार उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय में सुलझाया जाता है। निष्कर्ष: संविधान द्वारा शक्ति का वितरण केंद्र और राज्य के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है। यह भारत की संघीय प्रणाली को स्थापित करता है, जिसमें दोनों सरकारों को अपनी शक्तियां मिलती हैं, लेकिन साथ ही उनके अधिकारों का निर्धारण संविधान के तहत किया जाता है। इससे यह सुनिश्चित होता है कि दोनों सरकारों के बीच सहयोग और समन्वय से प्रशासन और नीति निर्माण के कार्य किए जाएं। संघीय प्रणाली के सिद्धांत, प्रिंसिपल्स ऑफ फेडरल सिस्टम, एक ऐसी शासन व्यवस्था को संदर्भित करते हैं जिसमें सत्ता और अधिकारों का बंटवारा केंद्र और राज्य सरकार के बीच किया जाता है। यह प्रणाली इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये विभिन्न स्तरों पर शासन की शक्ति और जिम्मेदारियों को स्पष्ट रूप से विभाजित करती है। प्रत्येक स्तर को अपनी अपनी क्षेत्रीय प्राथमिकताओं और जरूरतों के अनुसार काम करने का अधिकार मिलता है, जिससे समन्वय, विविधता और समानता का संतुलन बनता है। संघीय प्रणाली के सिद्धांतों का पालन तभी किया जा सकता है जब केंद्र और राज्य सरकारों के बीच सहयोग, समन्वय और शक्ति का संतुलन बनाए रखा जाए। संघीय प्रणाली की विशेषता है कि इसमें कई सरकारी स्तर होते हैं, जिनकी अपनी अपनी शक्तियां और जिम्मेदारियां होती हैं। भारत का संविधान भी एक संघीय संरचना का अनुसरण करता है,
लेकिन इसे केंद्र केंद्रित संघीय प्रणाली कहा जाता है, जिसमें केंद्र सरकार के पास अधिक शक्तियां होती है। 3 संघीय प्रणाली के प्रमुख सिद्धांत। 1. शक्ति का वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स। संघीय प्रणाली का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है शक्ति का वितरण, जिसमें संविधान के माध्यम से केंद्र और राज्य सरकारों के अधिकारों का बंटवारा किया जाता है। भारत में ये वितरण संघ सूची, राज्य सूची और संयुक्त सूची के माध्यम से किया गया है। संघ सूची, यूनियन लिस्ट, केंद्र सरकार के अधिकार। राज्य सूची, स्टेट लिस्ट, राज्य सरकारों के अधिकार। संयुक्त सूची, कॉन्करेंट लिस्ट, केंद्र और राज्य दोनों सरकारों के अधिकार। इस सिद्धांत का उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि केंद्र और राज्य सरकारों को अपने अपने क्षेत्र में स्वायत्तता और अधिकार प्राप्त हो, लेकिन जब आवश्यक हो तो दोनों के बीच सहयोग भी किया जा सके। 2. संविधान की सर्वोच्चता, सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। संघीय प्रणाली में संविधान सर्वोच्च होता है। इसका अर्थ है कि केंद्र और राज्य सरकारों के बीच किसी भी प्रकार के विवाद का समाधान संविधान के अनुसार किया जाएगा। यदि केंद्र और राज्य सरकारों के बीच अधिकारों को लेकर कोई मतभेद उत्पन्न होते हैं, तो सर्वोच्च न्यायालय इसे सुलझाने का कार्य करता है। संविधान ही ये निर्धारित करता है कि केंद्र और राज्य के अधिकारों के बीच संतुलन कैसे होगा। 3. केंद्र और राज्य के बीच सहयोग, कोऑपरेशन बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। संघीय प्रणाली में केंद्र और राज्य के बीच सहयोग की आवश्यकता होती है। यह सहयोग संपूर्ण राष्ट्रीय और राज्य विकास के लिए महत्वपूर्ण है। संविधान में ऐसे प्रावधान हैं जो केंद्र और राज्य सरकारों के बीच संवाद और समन्वय को बढ़ावा देते हैं। विशेष रूप से संयुक्त सूची में दिए गए विषयों पर दोनों सरकारें एक साथ कार्य करती हैं। उदाहरण के तौर पर राष्ट्रपति शासन, प्रेसिडेंट्स रूल के तहत केंद्र सरकार राज्य सरकार के अधिकारों को अस्थायी रूप से छीन सकती है यदि राज्य में संवैधानिक संकट उत्पन्न हो। 4. स्थानीय स्वायत्तता, लोकल ऑटोनॉमी। संघीय प्रणाली में राज्य सरकारों को अपनी अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए स्वायत्तता दी जाती है। इसका उद्देश्य ये है कि राज्य अपनी स्थानीय समस्याओं और आवश्यकताओं के अनुसार निर्णय ले सके। राज्य सरकारों को अपने क्षेत्र में शिक्षा, पुलिस, स्वास्थ्य और अन्य स्थानीय मामलों में निर्णय लेने की स्वतंत्रता होती है। ये स्वायत्तता राज्य सरकारों को केंद्र से स्वतंत्र रूप से काम करने का अवसर देती है, जिससे वे अपनी जनता के लिए बेहतर तरीके से काम कर सकती है। 5. संघीय इकाइयों की पहचान, आइडेंटिटी ऑफ फेडरल यूनिट्स। संघीय प्रणाली में प्रत्येक राज्य या इकाई की अपनी पहचान और स्वायत्तता होती है। संविधान में इस बात का ध्यान रखा जाता है कि केंद्र और राज्य दोनों के अधिकार स्पष्ट रूप से परिभाषित हों, ताकि दोनों के क्षेत्रीय अधिकारों का उल्लंघन न हो। भारत के संविधान में विभिन्न राज्यों के अधिकारों को संरक्षित करने के लिए कई प्रावधान किए गए हैं, जैसे राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 उदास स्माइली राज्यों के पुनर्गठन और सीमाओं के बदलाव से राज्यों की स्वायत्तता बनी रहती है। 6. विवाद निवारण, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। संघीय प्रणाली में केंद्र और राज्य के बीच किसी भी प्रकार के विवाद को हल करने के लिए एक स्वतंत्र न्यायिक प्रणाली की आवश्यकता होती है। संविधान के तहत सर्वोच्च न्यायालय का गठन किया गया है, जो केंद्र और राज्य सरकारों के बीच शक्तियों के वितरण से जुड़े विवादों को सुलझाने का कार्य करता है। यह सुनिश्चित करता है कि राज्य और केंद्र सरकार के बीच कोई भी विवाद संविधान के अनुसार हल हो और संविधान की सर्वोच्चता बनी रहे। सर्वोच्च न्यायालय ये निर्णय करता है कि किस स्तर के शासन को किसी विशेष मामले में प्राथमिकता मिलेगी। 7. संविधान में संशोधन, अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान में समय समय पर संशोधन की प्रक्रिया होती है, जो संघीय प्रणाली में बदलाव और सुधार के लिए जरूरी है। संविधान का ये लचीला ढांचा केंद्र और राज्य सरकारों के बीच एक संतुलन बनाए रखने में मदद करता है। संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत ये प्रक्रिया दी गई है। संबंधित क्षेत्र में बदलाव करने के लिए
केंद्र और राज्यों की सहमति जरूरी होती है। ये प्रावधान राज्यों की स्वायत्तता और उनके अधिकारों को सुनिश्चित करता है। 8. केंद्र का विशेष अधिकार, स्पेशल पावर्स ऑफ द सेंटर। भारत में केंद्र सरकार को विशेष शक्तियां दी गई है, विशेष रूप से आपातकाल की स्थिति में। यदि देश में कोई आपातकाल की स्थिति उत्पन्न होती है, जैसे युद्ध, आंतरिक अशांति या प्राकृतिक आपदा, तो केंद्र सरकार को राज्य सरकारों के अधिकारों को अस्थायी रूप से निलंबित करने की शक्ति मिलती है। इसके तहत केंद्र सरकार राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर सकती है। निष्कर्ष: संघीय प्रणाली के सिद्धांतों का उद्देश्य शासन के विभिन्न स्तरों के बीच शक्तियों और जिम्मेदारियों का संतुलन बनाए रखना है। इन सिद्धांतों से यह सुनिश्चित होता है कि केंद्र और राज्य दोनों सरकारों के पास अपनी अपनी शक्तियां होती हैं, लेकिन ये एक दूसरे के साथ सहयोग करके देश के विकास में योगदान करते हैं। भारतीय संविधान में भी ये सिद्धांत लागू होते हैं, लेकिन भारत की संघीय प्रणाली केंद्र केंद्रित है, यानी केंद्र सरकार के पास अधिक शक्तियां होती हैं। भारत में संघीय संरचना, फेडरल स्ट्रक्चर इन इंडिया, वो शासन प्रणाली है जिसमें सरकार की शक्तियां और अधिकार दो प्रमुख स्तरों, केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच विभाजित होते हैं। भारत में संघीय संरचना का मॉडल भारतीय संविधान द्वारा निर्धारित किया गया है, जो केंद्र और राज्य सरकारों के बीच अधिकारों का बंटवारा करता है और दोनों को स्वतंत्र रूप से कार्य करने का अवसर देता है। हालांकि भारत की संघीय संरचना को केंद्र केंद्रित संघीय प्रणाली, सेंटर सेंट्रिक फेडरलिज्म, कहा जाता है, क्योंकि केंद्र सरकार के पास राज्य सरकारों की तुलना में अधिक शक्तियां होती है। 4. भारत में संघीय संरचना के प्रमुख पहलू। 1. संविधान द्वारा शक्ति का वितरण। भारत का संविधान संघीय संरचना प्रदान करता है, जिसमें केंद्र और राज्य के अधिकारों का वितरण किया गया है। यह वितरण 3 सूचियों, 3 लिस्ट्स, के माध्यम से किया गया है। संघ सूची, यूनियन लिस्ट, इसमें वे विषय होते हैं जिन पर केवल केंद्र सरकार को कानून बनाने का अधिकार होता है। उदाहरण: रक्षा, विदेश नीति, अंतर्राष्ट्रीय समझौते, मुद्रा आदि। राज्य सूची, स्टेट लिस्ट, इसमें वे विषय होते हैं जिन पर केवल राज्य सरकारों को कानून बनाने का अधिकार होता है। उदाहरण: पुलिस, कृषि, भूमि सुधार, शिक्षा आदि। संयुक्त सूची, कॉन्करेंट लिस्ट, इसमें वे विषय होते हैं जिन पर केंद्र और राज्य दोनों सरकारें कानून बना सकती हैं। उदाहरण: आपराधिक कानून, श्रम कानून, पर्यावरण आदि। 2. संविधान की सर्वोच्चता। भारत का संविधान सर्वोपरि है और ये ही निर्धारित करता है कि केंद्र और राज्य सरकारों के बीच शक्तियों का संतुलन कैसे होगा। यदि केंद्र और राज्य सरकारों के बीच किसी विषय पर मतभेद उत्पन्न होते हैं, तो इसे सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट, द्वारा हल किया जाता है। सर्वोच्च न्यायालय संविधान के अधिकारों और शक्तियों के बंटवारे का पालन सुनिश्चित करता है। 3. संविधान में संघीय सिद्धांत। भारत में संघीय प्रणाली के तहत केंद्र और राज्य दोनों सरकारों के पास अपनी अपनी शक्तियां और जिम्मेदारियां होती हैं। इस व्यवस्था के तहत दोनों सरकारों के अधिकारों का संतुलन बनाए रखने का प्रयास किया गया है। भारतीय संविधान में केंद्र सरकार के पास विशेष शक्तियां भी दी गई है, जो आपातकाल की स्थिति में राज्यों के अधिकारों को अस्थायी रूप से निलंबित करने का अधिकार प्रदान करती है। 4. आपातकालीन प्रावधान। भारतीय संविधान में आपातकाल, इमरजेंसी, के प्रावधान भी शामिल हैं, जो केंद्र सरकार को विशेष परिस्थितियों में राज्य सरकारों के अधिकारों को सीमित करने की अनुमति देते हैं। ये प्रावधान केंद्रीय सत्ता को मजबूत करते हैं, जिससे देश की सुरक्षा और स्थिरता बनाए रखी जा सकती है। 3 प्रकार के आपातकाल हो सकते हैं। राष्ट्रीय आपातकाल, नेशनल इमरजेंसी, देश की रक्षा या सुरक्षा के लिए केंद्र सरकार पूरे देश में आपातकाल घोषित कर सकती है। राज्य आपातकाल, प्रेसिडेंट्स रूल, किसी राज्य में संवैधानिक व्यवस्था संकट में होने पर केंद्र सरकार उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर सकती है।
वित्तीय आपातकाल, फाइनेंशियल इमरजेंसी। देश की वित्तीय स्थिति खराब होने पर केंद्र सरकार वित्तीय आपातकाल लागू कर सकती है। 5. केंद्र सरकार का प्रभुत्व। भारत की संघीय संरचना में केंद्र सरकार का अधिक प्रभुत्व होता है। केंद्र सरकार को कुछ ऐसे विशेष अधिकार प्राप्त होते हैं जिनके माध्यम से वो राज्य सरकारों के कार्यों पर नियंत्रण रख सकती है। उदाहरण के लिए, राष्ट्रपति शासन, प्रेसिडेंट्स रूल की स्थिति में केंद्र सरकार राज्यों में शासन कर सकती है, जिससे राज्यों की स्वायत्तता अस्थायी रूप से निलंबित हो सकती है। 6. संघीय न्यायपालिका। भारत में संघीय संरचना की न्यायपालिका केंद्र और राज्य के अधिकारों के विवादों को सुलझाने का कार्य करती है। सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट का कर्तव्य है कि वो संविधान के तहत केंद्र और राज्य के बीच विवादों को हल करें। सर्वोच्च न्यायालय ये निर्धारित करता है कि किस स्तर के शासन को किसी विशेष मामले में प्राथमिकता मिलेगी। 7. संविधान में संघीय संरचना के विकास। भारत में संघीय संरचना का विकास समय के साथ हुआ है। जैसे भारतीय संविधान 1950 उदास्माइली भारतीय संविधान ने भारतीय संघीय संरचना को स्थापित किया, जिसमें केंद्र और राज्य सरकारों के बीच शक्तियों का बंटवारा किया गया था। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 उदास्माइली। इस अधिनियम के माध्यम से राज्य की सीमाओं और संरचना को पुनः निर्धारित किया गया था। आपातकाल 1975 से 77 उदास्माइली आपातकाल के दौरान केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों के अधिकारों को सीमित किया और केंद्र का प्रभुत्व बढ़ा दिया था। 8. संघीय संरचना का प्रभाव। संघीय संरचना का उद्देश्य विभिन्न राज्यों और क्षेत्रों के बीच शक्ति का संतुलन बनाए रखना और एक ऐसा शासन मॉडल तैयार करना है जो देश की विविधताओं को स्वीकार करे। भारत में संघीय संरचना का प्रभाव विभिन्न राज्यों के बीच समान अधिकारों और जिम्मेदारियों के बंटवारे के रूप में देखा जाता है। ये विविधता में एकता को बनाए रखने में मदद करता है। 9. संघीय संरचना और राज्य की स्वायत्तता। भारत में संघीय संरचना के बावजूद राज्यों की स्वायत्तता कुछ हद तक सीमित होती है। केंद्र सरकार का प्रभाव विभिन्न आपातकालीन परिस्थितियों में अधिक हो सकता है और कुछ मामलों में राज्य सरकारों के अधिकार सीमित हो सकते हैं। उदाहरण के तौर पर, केंद्र सरकार राष्ट्रपति शासन लागू कर सकती है, जो राज्यों के अधिकारों को अस्थायी रूप से छीन सकती है। निष्कर्ष: भारत में संघीय संरचना केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों के वितरण पर आधारित है और संविधान ने इन शक्तियों का स्पष्ट रूप से निर्धारण किया है। हालांकि भारत की संघीय संरचना केंद्र केंद्रित है, जिसमें केंद्र सरकार के पास अधिक शक्तियां होती हैं। ये फिर भी राज्य सरकारों को अपनी अपनी क्षेत्रीय आवश्यकताओं के अनुसार कार्य करने का अधिकार देती है। ये संरचना देश की विविधता को स्वीकार करती है और राष्ट्रीय एकता को बनाए रखने में मदद करती है। संघीय संरचना के फायदे, एडवांटेजेस ऑफ फेडरल स्ट्रक्चर, किसी भी देश की शासन प्रणाली में ऐसे महत्वपूर्ण पहलू होते हैं जिनसे लोकतंत्र की मजबूती, विकास और राज्यों की स्वायत्तता सुनिश्चित होती है। भारत की संघीय संरचना के तहत केंद्र और राज्य सरकारों के बीच शक्तियों का संतुलन बनाए रखा जाता है और ये प्रशासनिक, राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से कई लाभ प्रदान करती है। 1. स्थानीय समस्याओं का समाधान। संघीय संरचना का सबसे बड़ा लाभ यह है कि राज्य सरकारों को अपनी स्थानीय समस्याओं और आवश्यकताओं के अनुसार निर्णय लेने की स्वतंत्रता मिलती है। विभिन्न राज्यों की अलग अलग भौगोलिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और सामाजिक परिस्थितियां होती हैं और संघीय प्रणाली राज्य सरकारों को इन्हें ध्यान में रखते हुए नीतियां बनाने का अवसर प्रदान करती है। उदाहरण के लिए, किसी राज्य में कृषि आधारित समस्याएं हो सकती हैं, जबकि दूसरे राज्य में औद्योगिक मुद्दे प्रमुख हो सकते हैं। संघीय प्रणाली राज्य सरकारों को इन मुद्दों के समाधान के लिए विशेष कदम उठाने का अधिकार देती है। 2. राज्य सरकारों की स्वायत्तता। संघीय संरचना राज्य सरकारों को अपनी शक्ति और स्वायत्तता बनाए रखने का अवसर देती है।
राज्य सरकारें अपने अधिकार क्षेत्र में शैक्षिक नीतियां, स्वास्थ्य योजनाएं, पुलिस व्यवस्था, कृषि और भूमि सुधार आदि पर निर्णय ले सकती है। ये राज्य सरकारों को स्थानीय नागरिकों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए निर्णय लेने की स्वतंत्रता प्रदान करता है। 3. केंद्र और राज्य के बीच संतुलन। संघीय संरचना में केंद्र और राज्य सरकारों के बीच संतुलन बनाए रखा जाता है। यह सुनिश्चित करता है कि न तो केंद्र सरकार के पास अत्यधिक शक्ति हो और न ही राज्य सरकारें पूरी तरह से असमर्थ हो जाएं। संविधान में शक्ति का वितरण स्पष्ट रूप से किया गया है, जो ये सुनिश्चित करता है कि दोनों स्तरों पर सरकारें प्रभावी रूप से काम कर सकें। 4. विविधता में एकता। भारत जैसे विविधतापूर्ण देश में, जहां विभिन्न भाषाएं, धर्म, जातियां और संस्कृतियां मौजूद हैं, संघीय प्रणाली देश की विविधताओं को स्वीकार करने और उन्हें सम्मान देने का अवसर देती है। संघीय प्रणाली का एक प्रमुख लाभ यह है कि ये विभिन्न सांस्कृतिक और भौगोलिक विविधताओं के बावजूद राष्ट्रीय एकता बनाए रखने में मदद करती है। संघीय प्रणाली का यह सिद्धांत ये सुनिश्चित करता है कि विभिन्न राज्यों को अपने अपने प्रशासनिक मामलों में स्वतंत्रता हो और साथ ही एक साझा राष्ट्रीय पहचान बनी रहे। 5. प्राकृतिक संसाधनों का बेहतर उपयोग। केंद्रीय और राज्य स्तर पर शक्तियों का वितरण प्रत्येक स्तर को अपने अपने संसाधनों का अधिक प्रभावी तरीके से उपयोग करने का अवसर प्रदान करता है। राज्यों को अपने प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन करने का अधिकार होता है, जिससे उनका सही उपयोग किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, हिमाचल प्रदेश में जल विद्युत परियोजनाओं का संचालन राज्य सरकार द्वारा किया जा सकता है, जबकि तमिलनाडु में कृषि आधारित नीतियां बनाई जा सकती हैं। ये राज्य सरकारों को उनके विशेष संसाधनों के सर्वोत्तम उपयोग में सक्षम बनाता है। 6. लोकतांत्रिक प्रक्रिया को सशक्त बनाना। संघीय संरचना लोकतंत्र को मजबूत करती है, क्योंकि ये नागरिकों को राज्य और केंद्र दोनों स्तरों पर शासन के विभिन्न पहलुओं में सक्रिय रूप से भाग लेने का अवसर देती है। इससे न केवल नागरिकों का राजनीतिक जागरूकता और सहभागिता बढ़ती है, बल्कि ये शासन में जवाबदेही और पारदर्शिता को भी बढ़ावा देता है। राज्य सरकारों को चुने गए प्रतिनिधियों के द्वारा चलाया जाता है, जो अपने राज्य के नागरिकों के प्रति उत्तरदायी होते हैं, जिससे उन्हें स्थानीय मुद्दों पर विचार और समाधान में भागीदारी का अवसर मिलता है। 7. स्थानीय और राष्ट्रीय मुद्दों पर संतुलन। संघीय प्रणाली केंद्र और राज्य दोनों सरकारों को समान रूप से कानून बनाने की शक्ति देती है। खासकर संयुक्त सूची कॉन्करेंट लिस्ट में यह संतुलन ये सुनिश्चित करता है कि स्थानीय, राज्य और राष्ट्रीय केंद्र मुद्दों पर समान ध्यान दिया जा सके। यहां केंद्र सरकार राष्ट्रीय सुरक्षा और विदेशी मामलों जैसे प्रमुख विषयों पर निर्णय ले सकती है, जबकि राज्य सरकारें अपने क्षेत्रीय मामलों जैसे कृषि, शिक्षा और स्वास्थ्य पर नीति बना सकती है। इससे दोनों स्तरों पर प्रशासनिक समन्वय बढ़ता है और विकास की प्रक्रिया तेज होती है। 8. नवाचार और प्रयोग की स्वतंत्रता। संघीय संरचना राज्य सरकारों को विभिन्न नीतियों और योजनाओं को लागू करने के लिए प्रयोग करने की स्वतंत्रता देती है। राज्यों को विभिन्न विकासात्मक पहलुओं में नवाचार करने का मौका मिलता है। इससे अन्य राज्यों और केंद्र सरकार के लिए ये देखना आसान हो जाता है कि कौन सी नीतियां सफल है और कौन सी नहीं। उदाहरण के लिए, एक राज्य स्वास्थ्य क्षेत्र में एक नई योजना को लागू कर सकता है और अगर वो सफल होती है तो अन्य राज्य उसे अपना सकते हैं। ये न केवल नवाचार को बढ़ावा देता है, बल्कि पूरे देश में सर्वोत्तम प्रथाओं को अपनाने की प्रक्रिया को भी तेज करता है। 9. संविधान में लचीलापन। संघीय संरचना संविधान में कुछ लचीलापन प्रदान करती है, जिससे विभिन्न राज्यों की जरूरतों और परिस्थितियों के अनुसार व्यवस्था में बदलाव किया जा सकता है। संविधान में संशोधन की प्रक्रिया इसे लचीला बनाती है, ताकि समय के साथ साथ राज्य और केंद्र के बीच शक्ति के बंटवारे में आवश्यक बदलाव किए जा सके। 10. विकेंद्रीकरण। संघीय संरचना विकेंद्रीकरण का समर्थन करती है, जिससे निर्णय लेने की प्रक्रिया अधिक लोकतांत्रिक और नागरिकों के करीब हो जाती है।
ये केंद्रीय सत्ता पर दबाव को कम करता है और राज्य सरकारों को स्थानीय मुद्दों को प्राथमिकता देने का अवसर प्रदान करता है। इससे प्रशासनिक कार्यों में दक्षता बढ़ती है और नागरिकों को अधिक त्वरित सेवाएं मिलती हैं। निष्कर्ष: भारत में संघीय संरचना के कई फायदे हैं जो देश के लोकतंत्र, प्रशासन और विकास को मजबूत करने में मदद करते हैं। ये संरचना राज्यों को अपनी स्वायत्तता, स्थानीय समस्याओं के समाधान, संसाधनों के बेहतर उपयोग और नवाचार की स्वतंत्रता देती है। इसके साथ ही ये केंद्रीय और राज्य सरकारों के बीच संतुलन बनाए रखने और विविधताओं में एकता को सुनिश्चित करने का कार्य भी करती है। 6. संघीय संरचना के नुकसान, डिसएडवांटेजेस ऑफ फेडरल स्ट्रक्चर, ऐसी समस्याएं और चुनौतियां हैं जो संघीय व्यवस्था में देखने को मिलती है। जबकि संघीय प्रणाली के कई फायदे हैं, इसके कुछ नुकसान भी होते हैं जो शासन, प्रशासन और विकास में समस्याएं उत्पन्न कर सकते हैं। भारत में संघीय संरचना के तहत केंद्र और राज्य सरकारों के बीच शक्तियों का बंटवारा होता है, लेकिन इससे कई बार संघर्ष, असमान विकास और अन्य जटिलताएं उत्पन्न हो सकती है। 1. केंद्र और राज्य के बीच संघर्ष। संघीय संरचना में केंद्र और राज्य सरकारों के बीच अधिकारों का वितरण किया जाता है, लेकिन कई बार उनके बीच सत्ता का संघर्ष उत्पन्न हो सकता है। जब दोनों स्तरों के बीच कोई विवाद होता है, तो ये शासन में असमंजस और विघटन का कारण बन सकता है। उदाहरण के लिए, संयुक्त सूची कॉन्करेंट लिस्ट में केंद्र और राज्य दोनों के अधिकार होते हैं, जिससे दोनों स्तरों के बीच अधिकारों के लिए संघर्ष हो सकता है। यदि केंद्र और राज्य के बीच किसी मुद्दे पर मतभेद हो, तो इसे हल करने में समय और प्रयास लगता है, जो शासन को धीमा कर सकता है। 2. संघीय संरचना में असमान विकास। संघीय प्रणाली में विभिन्न राज्य अपनी अपनी नीतियां और योजनाएं बनाते हैं। ये कभी कभी देश के विभिन्न हिस्सों के बीच असमान विकास का कारण बन सकता है। कुछ राज्य अपनी बेहतर नीतियों के कारण तेजी से विकसित हो सकते हैं, जबकि अन्य राज्य विकास के मामले में पीछे रह सकते हैं। भारत में यह देखा जाता है कि विकसित राज्य जैसे महाराष्ट्र, तमिलनाडु और कर्नाटका में तेज विकास होता है, जबकि अन्य राज्यों में विकास की गति धीमी होती है। इससे राष्ट्रीय एकता पर असर पड़ सकता है और राज्य के बीच असमानताओं को जन्म मिल सकता है। 3. राज्य सरकारों में कमजोर प्रशासनिक क्षमता। कुछ राज्य सरकारें अपनी जिम्मेदारियों को प्रभावी ढंग से निभाने में सक्षम नहीं होती, खासकर जब उनके पास सीमित संसाधन और प्रौद्योगिकी होती है। ये कमजोर प्रशासनिक क्षमता राज्य स्तर पर सुशासन की कमी का कारण बन सकती है। कभी-कभी राज्य सरकारें अपने क्षेत्रों में कुशल प्रबंधन और नीति निर्माण में विफल रहती है, जो अंततः नागरिकों को उनकी बुनियादी सुविधाओं और सेवाओं से वंचित कर देता है। 4. विकेंद्रित शक्ति से प्रशासन में जटिलता। संघीय संरचना में कई स्तरों पर शासन की व्यवस्था होती है, जिससे प्रशासनिक कामकाजी प्रक्रिया जटिल हो सकती है। केंद्र और राज्य दोनों को अपनी जिम्मेदारियां निभानी होती है, और कभी-कभी ये संघर्ष उत्पन्न कर सकता है कि कौन सा स्तर किस समस्या के लिए जिम्मेदार है। इसके परिणाम स्वरूप निर्णय लेने में देरी हो सकती है और संसाधनों का बर्बादी भी हो सकती है। राज्य और केंद्र दोनों स्तरों पर समान मामलों में हस्तक्षेप होता है, जिससे प्रशासन में असहमति और कार्य में देरी हो सकती है। 5. संविधान के अनुशासन में कमी। भारत के संविधान में केंद्र के पास ज्यादा शक्ति होती है, लेकिन जब राज्यों के अधिकारों का उल्लंघन होता है, तो कई बार वे संविधान के अधिकारों का पालन नहीं कर पाते। इसके कारण कई बार राज्य सरकारों को अपनी योजनाओं और नीतियों के लिए केंद्रीय हस्तक्षेप का सामना करना पड़ता है, जिससे उनके अधिकारों पर अंकुश लगता है। 6. केंद्र सरकार की हठधर्मिता। संघीय संरचना में केंद्र सरकार को अक्सर अधिक अधिकार प्राप्त होते हैं, और जब केंद्र सरकार को अपनी नीतियों को लागू करने में राज्यों का विरोध मिलता है, तो वो उन्हें बलपूर्वक लागू करने की कोशिश कर सकती है। इससे राज्यों की स्वायत्तता पर आक्रमण हो सकता है और ये एकतंत्रवाद की ओर बढ़ सकता है, जो संघीय संरचना के मूल सिद्धांत के खिलाफ है। उदाहरण के लिए,
जब केंद्र सरकार राज्य सरकारों के अधिकारों को सीमित कर सकती है, जैसे राष्ट्रपति शासन, प्रेसिडेंट्स रूल लागू करना, तो ये राज्यों की स्वायत्तता को प्रभावित कर सकता है। 7. लोकतांत्रिक प्रक्रिया में कठिनाई। संघीय संरचना में केंद्र और राज्य दोनों स्तरों पर चुनाव होते हैं, जिससे कभी कभी चुनावी प्रतिस्पर्धा और मतभेदों की स्थिति उत्पन्न होती है। राज्यों और केंद्र के चुनावों में अंतर होने के कारण ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया को जटिल बना सकता है। कभी कभी राज्यों में स्थानीय चुनावी मुद्दे केंद्र के मुद्दों से अलग होते हैं और इससे एक गहरी राजनीतिक दरार उत्पन्न हो सकती है। राज्य और केंद्र के बीच राजनीतिक असहमति शासन में अस्थिरता और टकराव का कारण बन सकती है। 8. संसाधनों का असमान वितरण। संघीय संरचना में केंद्र और राज्य के बीच संसाधनों का वितरण कभी कभी असमान हो सकता है। कुछ राज्य जो अधिक संपन्न होते हैं अपने संसाधनों को बेहतर तरीके से उपयोग कर सकते हैं, जबकि कुछ गरीब राज्य जिनके पास कम संसाधन होते हैं, विकास की गति धीमी हो सकती है। इसके परिणाम स्वरूप गरीब राज्यों में शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचे की सेवाओं की कमी हो सकती है, जो असमान विकास को बढ़ावा देती है। 9. संघीय प्रणाली में बदलाव की आवश्यकता। संघीय संरचना समय समय पर अपडेट और बदलाव की आवश्यकता होती है। बदलती परिस्थितियों जैसे वैश्वीकरण, आर्थिक परिवर्तनों और राजनीतिक बदलावों के कारण केंद्र और राज्य सरकारों के बीच अधिकारों और जिम्मेदारियों के वितरण में समय समय पर सुधार करना जरूरी होता है। लेकिन संविधान में संशोधन की प्रक्रिया धीमी और जटिल हो सकती है और इसे लागू करने में कई बार कठिनाई हो सकती है। 10. विविधता के कारण टकराव। भारत जैसे विविधता वाले देश में विभिन्न राज्यों की अलग अलग सांस्कृतिक, भाषाई और धार्मिक पहचान होती है। संघीय संरचना कभी कभी इन विविधताओं को ध्यान में रखते हुए टकराव उत्पन्न कर सकती है। विभिन्न राज्य अपनी अपनी भाषाओं, धर्मों और संस्कृति के आधार पर नीतियां बनाते हैं, जो राष्ट्रीय एकता के लिए चुनौती पैदा कर सकती है। निष्कर्ष: संघीय संरचना के कई लाभ हैं, लेकिन इसके कुछ नुकसान भी हैं, जो शासन की प्रभावशीलता और देश के समग्र विकास में अवरोध उत्पन्न कर सकते हैं। केंद्र और राज्य सरकारों के बीच संघर्ष, असमान विकास, प्रशासनिक जटिलता और संसाधनों का असमान वितरण जैसे मुद्दे संघीय संरचना की कमजोरी के रूप में सामने आते हैं। इन समस्याओं को हल करने के लिए समय समय पर संविधान और नीति में सुधार की आवश्यकता होती है। भारत में संघीय संरचना का विकास, डेवलपमेंट ऑफ फेडरल स्ट्रक्चर इन इंडिया, भारतीय संविधान के निर्माण से लेकर आज तक कई महत्वपूर्ण बदलावों से होकर गुजरा है। भारतीय संघीय संरचना का विकास समय के साथ हुआ है और ये देश की सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक जरूरतों के अनुसार अनुकूलित हुआ है। शुरू में ब्रिटिश शासन के दौरान भारतीय संविधान और प्रशासन की संरचना को एक केंद्रीयकृत यूनिटरी रूप में बनाया गया था, लेकिन भारतीय संविधान के लागू होने के बाद एक संघीय व्यवस्था को अपनाया गया। तो दोस्तों, आज हमने समझा कि भारतीय संघीय व्यवस्था एक अनूठी संरचना है जो अमेरिकी संघवाद से अलग है और इसमें केंद्र तथा राज्यों के बीच संतुलन बनाए रखने की लगातार कोशिश की जाती है। अब आपकी बारी। क्या आपको लगता है कि भारत में संघवाद को और अधिक मजबूत करने के लिए संविधान में संशोधन की जरूरत है? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आपको राजनीति विज्ञान से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी समय पर मिलती रहे। मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। 7. 1. ब्रिटिश शासन और संघीय संरचना। भारत में संघीय संरचना की शुरुआत ब्रिटिश शासन के दौरान हुई थी, जब भारत को एक उपनिवेश के रूप में ब्रिटिश साम्राज्य से शासित किया जाता था। हालांकि ब्रिटिश शासन के समय भारत में एक संघीय मॉडल था, लेकिन यह पूरी तरह से केंद्र सरकार के अधीन था। 1858 के भारतीय शासन अधिनियम ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा बना दिया
और केंद्र सरकार को अधिक शक्तियां दी। 1919 के मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार और 1935 के भारतीय शासन अधिनियम में भारत को संघीय संरचना प्रदान करने की शुरुआत की गई, लेकिन इसमें केंद्र सरकार का नियंत्रण अधिक था और राज्य सरकारों के अधिकार सीमित थे। 2. भारतीय संविधान का निर्माण 1947 से 1950 उदास्माइली। भारतीय संविधान ने संघीय संरचना को मजबूत किया। भारतीय संविधान को लागू करते समय संविधान निर्माताओं ने देश की विविधता और विभिन्न राज्यों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए एक संघीय मॉडल को अपनाया। संविधान में संघीय संरचना की प्रमुख विशेषताएं। शक्ति का वितरण। संविधान ने केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा किया और इसे संघ सूची, राज्य सूची और संयुक्त सूची में बांट दिया। संविधान की सर्वोच्चता। संविधान ने यह सुनिश्चित किया कि केंद्र और राज्य सरकारों दोनों के बीच यदि कोई विवाद उत्पन्न हो तो उसे सर्वोच्च न्यायालय द्वारा हल किया जाएगा। आपातकालीन प्रावधान। संविधान ने केंद्र सरकार को आपातकाल की स्थिति में राज्यों की स्वायत्तता को अस्थायी रूप से निलंबित करने की शक्ति दी। 3. राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 उदास्माइली। राज्य पुनर्गठन अधिनियम स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 ने भारत के राज्यों के पुनर्गठन की प्रक्रिया को स्थापित किया। इस अधिनियम के तहत राज्य की सीमाओं और संरचनाओं को पुनः निर्धारित किया गया ताकि ये भाषाई और सांस्कृतिक पहचान के आधार पर अधिक तर्कसंगत हो। ये अधिनियम मुख्य रूप से भाषाई आधार पर राज्यों के गठन का आधार था। इससे राज्यों की संख्या बढ़ी और विभिन्न क्षेत्रों को बेहतर प्रशासनिक और विकासात्मक सुविधाएं प्राप्त हुई। इससे पहले विभिन्न राज्य विभिन्न भाषाओं और जातीय समूहों के आधार पर विभाजित थे, लेकिन ये अधिनियम राज्यों को प्रशासनिक, भौगोलिक और भाषाई आधार पर समाहित करने का प्रयास था। 4. संघीय संरचना का केंद्रीयकरण 1960S और 1970S। समय के साथ भारतीय संघीय संरचना में एक केंद्र केंद्रित यूनिटरी संघीय प्रणाली का रूप लेने की प्रक्रिया शुरू हुई। ये परिवर्तन खासकर उन परिस्थितियों में हुआ जब केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों के अधिकारों को सीमित करना शुरू किया। राष्ट्रपति शासन प्रेसिडेंट्स रूल इस प्रावधान के तहत केंद्र सरकार को किसी राज्य में आपातकालीन परिस्थितियों में शासन लागू करने का अधिकार प्राप्त होता है। राष्ट्रपति शासन के लागू होने से राज्य की स्वायत्तता सीमित हो जाती है। 1960 और 1970 के दशकों में केंद्र सरकार ने अपनी शक्ति का विस्तार किया और राज्य सरकारों के अधिकारों को कम किया, खासकर जब राजनीतिक संकट या असहमति उत्पन्न हुई। 5. आपातकाल 1975 से 77 उदास्माइली। भारत में 1975 से 1977 तक इंदिरा गांधी के नेतृत्व में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया, जिसे आपातकाल कहा जाता है। इस अवधि में केंद्र सरकार ने राज्यों के अधिकारों पर भारी नियंत्रण किया और स्वतंत्रता की कई मूलभूत स्वाधीनताएं अस्थायी रूप से निलंबित कर दी गई। आपातकाल के दौरान भारतीय संघीय संरचना की केंद्रीयकृत प्रणाली और अधिक प्रभावी बन गई थी, क्योंकि राज्यों की स्वायत्तता लगभग समाप्त हो गई थी। 6. संविधान में सुधार 1980S और 1990S। 1980 और 1990 के दशकों में भारतीय संघीय संरचना में कुछ सुधार किए गए, जो राज्यों की स्वायत्तता और उनके अधिकारों की रक्षा के लिए थे। राज्य और केंद्र के संबंधों में सुधार। इन वर्षों में ये महसूस किया गया कि संघीय संरचना के विकास में केंद्र और राज्यों के बीच सहयोग बढ़ाना जरूरी था। इसके बाद कई संविधान संशोधन किए गए ताकि राज्यों को अधिक स्वायत्तता मिल सके और उनके अधिकारों का उल्लंघन कम हो सके। वित्तीय अधिकारों का पुनर्निर्माण। वित्त आयोग, फाइनेंस कमीशन की सिफारिशों पर केंद्र और राज्यों के बीच वित्तीय अधिकारों और संसाधनों के वितरण को पुनः निर्धारित किया गया। 7. आधुनिक काल में संघीय संरचना। आज के समय में भारतीय संघीय संरचना में कई बदलाव हुए हैं
और ये मॉडल अधिक लचीला और कार्यक्षम बन गया है। कई सुधार और पुनर्गठन के बाद भारत की संघीय संरचना अब अधिक संतुलित और समावेशी है। आर्थिक संघीयता। भारत में संघीय संरचना में अब अधिक आर्थिक संघीयता को बढ़ावा दिया गया है। केंद्र और राज्य सरकारों के बीच अधिक वित्तीय संसाधन और योजना वितरण किया जाता है। राज्य का बढ़ता राजनीतिक प्रभाव। समय के साथ साथ राज्यों का राजनीतिक प्रभाव बढ़ा है और अब राज्यों के मुख्यमंत्री और उनके प्रशासनिक निर्णय केंद्र सरकार के साथ अधिक सामंजस्यपूर्ण तरीके से काम करते हैं। राज्य सरकारें अब अपनी योजनाओं और नीतियों को अधिक प्रभावी ढंग से लागू करने में सक्षम हैं। 8. नवीनतम बदलाव और चुनौतियां। भारत में संघीय संरचना की चर्चा में राजनीतिक सुधारों और संवैधानिक बदलाव की आवश्यकता समय समय पर महसूस की जाती है। राज्यों को अधिक राजनीतिक और प्रशासनिक स्वायत्तता देने के लिए कई संशोधन प्रस्तावित किए गए हैं। इसके अलावा आर्थिक असमानताओं और राज्यों के बीच वित्तीय संसाधनों के वितरण में सुधार की आवश्यकता भी बढ़ी है। निष्कर्ष। भारत में संघीय संरचना का विकास एक लंबी प्रक्रिया रही है, जो समय समय पर संवैधानिक, राजनीतिक और सामाजिक बदलावों से प्रभावित हुई है। भारतीय संघीय संरचना में केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति का संतुलन बना हुआ है, लेकिन समय के साथ इसमें बदलाव, सुधार और संतुलन की आवश्यकता रही है। भारतीय संघीय प्रणाली ने देश की विविधता और विकास की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, लेकिन इसके साथ साथ ये भी जरूरी है कि संविधान में समयानुसार बदलाव किए जाएं, ताकि ये मॉडल और भी समावेशी और प्रभावी बन सके।